So we will start with new chapter, electrostatics. Again, electrostatics का 20% part is in 11th, remaining is in 12th. As far as your board pattern is concerned, और same goes with CBSE also. थोड़ा part 11 में, थोड़ा part 12 में. बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन वेटेज अच्छा है इसका. कम फॉर्मूला बट मोर क्वेश्चंस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम में ही है इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो मतलब बेसिकली आप इसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रो का जनरल मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट. तो इस चैप्टर में हमको फोकस करना है चार्जेस एट रेस्ट पे. तो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक हम लोग क्या क्या करने वाले हैं ये समझ लो. सबसे पहले एज यू नो, अगर हमारे पास दो चार्जेस है एट रेस्ट, तो वो दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे. पता है आपको व्हाट इज दैट फोर्स कॉल्ड एज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलॉम फोर्स. तो अगर मेरे पास दो चार्जेस है एंड ऑफ कोर्स अगर दोनों पॉजिटिव है तो विल दे अट्रैक्ट और विल दे रिपेल? रिपेल. So charges at rest may repel each other. They may attract each other. Depends on the type of charges. अगर like charges हो, like मतलब दोनों positive है दोनों negative, they will repel each other. अगर unlike हो, एक positive एक negative, तो they will attract each other. And the force between two charges is given by Coulomb's law. So 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. वो हम सब देखेंगे. और क्या सीखना है? तो हर एक चार्ज, each charge produces a field in its surrounding space. अभी हमने बोला ना कि एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में ऐसा एक फील्ड बनाता है जिसमें दूसरा चार्ज अगर आएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमको ये भी समझना है, डिफाइन भी करना है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये भी समझना है. एंड रिमेंबर, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए तो ग्रेविटेशन भी सेम है. क्यों? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस? G m1 m2 by r square. What is electrostatic force between two charges? Some constant q1 q2 by r square. तो जहां पे बेसिक फॉर्मूला ऑफ फोर्स सेम हो, m1 m2 यहाँ पे q1 q2, वहां पे बाय r स्क्वायर, यहाँ पे भी बाय r स्क्वायर. तो जहां पे बेसिक फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला अगर सेम हो तो सारे के सारे इक्वेशन सेम बनते हैं. तो ग्रेविटेशन जब हम यहाँ पे देखेंगे तब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा तो ग्रेविटेशन में ज्यादा कुछ बचता नहीं है. फिर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है. जैसे हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड जनरेट करता है, वैसे एक मास सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड जनरेट करता है. फॉर एग्जांपल अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें हम सब कौन है? वी आर अदर मासेस. तो हम पे क्या होगा? फोर्स एक्सर्ट होगा. कौन करेगा? अर्थ करेगा. सिमिलरली अगर एक चार्ज है, चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में दूसरा चार्ज आया तो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स. जैसे यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने वाले हो, उसका इक्वेशन डिराइव करने वाले हो, वैसे वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करोगे तो उसका इक्वेशन डिराइव करोगे. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, वैसे ही वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आएगा. इसका मतलब ये चैप्टर और वो चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मैं तो बता ही दिया आपको. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस. स्टैटिक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब चार्जेस मूव होते हैं ना तो दो चीजें होगी. व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग, करंट मिलेगा, दैट गोज इनटू करंट इलेक्ट्रिसिटी. वो एक अलग चैप्टर है, इसके बाद ही है नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. और जब चार्जेस मूव होते हैं, करंट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है. जब तक चार्ज रेस्ट पे है तब तक सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. बट जब चार्ज मूव होगा तो साथ में क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड. इसके लिए स्टैटिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. Electrostatics deals with static electric charges, the forces between them, and the effect they produce, and the effects produced by charges in the form of electric field and electric potential. तो ये पूरे चैप्टर में ये वर्ड बार बार आएंगे, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल. तो हमको इस चैप्टर में फोकस करना है फोर्स बिटवीन चार्जेस, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. गुड. देन क्योंकि हम यहाँ पर चार्जेस की बात कर रहे हैं तो हमको बेसिक प्रॉपर्टीज चार्जेस की पता होनी चाहिए. देयर आर 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. नंबर 1 इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस. एक एक करके हम देखेंगे.
additive nature of charges. Electric charge is additive in nature, similar to mass. अब इसका मतलब क्या होता है? Very simple. Let us take an example of it. Suppose मेरे पास एक खाली बैग है और बैग का मास नहीं है, empty bag. उसमें अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट डाल दिए, एक का मास 5 किलोग्राम, दूसरे का 10 किलोग्राम, व्हाट इज टोटल मास ऑफ दैट बैग? 15. तो तुमने क्या किया? सिर्फ ऐड किया. सिमिलरली अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आई हैव एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक कॉर्नर में 10 कूलम चार्ज डाल दिया, दूसरे में 5 डाल दिया, दूसरे में और 10 डाल दिया, फिर और 5 डाल दिया. तो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट? 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5. Simple addition. So that is what they are trying to tell you. Electric charges additive in nature, similar to mass. सिर्फ simple addition करते जाना है. So what is the total charge on an object? Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, मतलब algebraic sum, right? So total electric charge on any object is equal to algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the body. तो एक बॉडी पे अलग अलग पार्ट में जितना भी चार्ज होगा उसको ऐड कर लेना, दैट विल गिव यू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज. सिंपल. लेकिन मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में देयर इज आल्सो सम बेसिक डिफरेंस. मास कभी नेगेटिव नहीं होता. होता है क्या मास नेगेटिव? सुना है क्या? मैं मास इज -50 किलोग्राम, सुना है? नहीं ना. लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस नेगेटिव हो सकते हैं. तो जब तुम अलजेब्राइक सम कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो चार्जेस का साइन कंसीडर करना पड़ेगा. जो चार्ज पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना, जो चार्ज नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना. ओके, गुड. रिमेंबर दिस, वेरी बेसिक. तो व्हाइल टेकिंग द अलजेब्राइक सम, द साइन, मतलब चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा. सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसके एक पार्ट में +10 कूलम चार्ज है, और एक कूलम क्या है मैं बताऊंगा बाद में, वैसे आपको पता तो होगा ही. कूलम इज SI यूनिट ऑफ चार्ज. व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. तो हम उस पर भी बात करेंगे बाद में, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज नॉट एसेंशियल. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसके एक पार्ट में 10 कूलम चार्ज है, एक पार्ट में -10 कूलम चार्ज है. व्हाट इज नेट चार्ज? 0. ओके, मासेस के केस में ऐसा नहीं होता है. तो व्हाइल टेकिंग अलजेब्राइक सम, द साइन ऑफ द चार्ज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, if two bodies have equal and opposite charges, then the net charge is 0. Net charge on the system is 0 in that case. Okay, then total mass of an object is always positive. कभी नहीं सुनोगे कि मास 0 हो गया, मास नेगेटिव हो गया. मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको. अगर एक बैग है उसमें मैं एक बॉल, दो बॉल, तीसरा बॉल डालते जा रहा हूँ, तो टोटल मास क्या होगा? m1 plus m2 plus m3. तो टोटल मास on any object is always positive, but total charge पॉजिटिव भी हो सकता है, टोटल चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, टोटल चार्ज 0 भी हो सकता है. एग्जाम्पल, if one part of the body has 10 coulomb charge, other has -10, what is net charge? 0. If one part of the body has 10 coulomb but other has -5 coulomb, what is net charge? +5. If one part has 10 coulomb, other has -20 coulomb, what is net charge? -10. तो टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन 0. ये बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप सीईटी जेईई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, हर एक बेसिक चीज तुमको काम में आएगी टू सॉल्व प्रॉब्लम. तो ये छोटे छोटे चीजें हैं दैट यू विल बेसिकली नीड, आगे जाके लगने वाला है. तो ये पहला प्रॉपर्टी था, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको चार्जेस एट रेस्ट का स्टडी करना है. तो चार्जेस एट रेस्ट, उनका कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है. उसमें से पहला प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर. दूसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड क्वांटाइजेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा? सुना है? स्मॉल पैकेट्स. वेरी गुड, स्मॉल पैकेट्स. तो क्वांटा मतलब होता है स्मॉल पैकेट. फॉर एग्जाम्पल, लाइट को भी आप बोलते हो फोटोन. फोटोन मतलब स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी.
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है कि चार्जेस आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स। तो एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, पहले आपको ओल्ड सिलेबस में था वो, लेकिन अभी नए सिलेबस में से वो हटा दिया है। आपको सिर्फ बताया है कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट था। वहां से आपको स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू मिल जाती है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज? व्हाट इज स्मॉलेस्ट चार्ज? व्हाट इज स्मॉलेस्ट चार्ज? चलो ठीक है, आई विल चेंज माय क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर? मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ठीक है। मॉलिक्यूल कंपाउंड्स किससे बनते हैं? एटम्स। एटम किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो फिलहाल छोड़ ही दो, क्योंकि हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आर फर्दर मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज क्वार्क्स, लेकिन वो क्वार्क का थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर लेवल फिजिक्स हो गया। तो फिलहाल अभी जो आपको पता है, एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये सही नहीं है आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इन एटम दे बिहेव एज वेव्स, दे आर नॉट पार्टिकल। तो हम बाद में बात करेंगे 12th में, अभी फिलहाल जो जरूरी है उतना। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, वो भी जरूरी नहीं है। तो अभी फिलहाल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तक बात रखो। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं तो वो तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, राइट? तो फंडामेंटल लेवल पे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल हो गया या तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो उस पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन की बात कर रहे हो तो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो देयर वाज अ फेमस एक्सपेरिमेंट, Millikan's oil drop experiment. According to this experiment, the minimum value of charge is, of course, मैंने अभी बताया 1.6 into 10⁻⁻⁹ coulomb. So the minimum value of charge on an electron, इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअली नेगेटिव होता है, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। So minimum value of charge on electron determined by Millikan's oil drop experiment is E equal to 1.6 into 10⁻⁻⁹ coulomb, where C is coulomb, of course. ये जो मिनिमम वैल्यू है ना चार्ज का, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री चार्ज। देन अब एज आई जस्ट टोल्ड यू, कोई भी मैटर हो वो अल्टीमेटली किससे बना है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से। तो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो इन मल्टीपल्स ऑफ होगा ये फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास एक सब्सटेंस है, सपोज उसके ऊपर मैंने एक हाइड्रोजन एटम डाल दिया, मतलब दैट इज मेड अप ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो व्हाट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज? टोटल पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूँ मैं, वन प्रोटॉन, बराबर। और व्हाट इज टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? और सपोज मैंने वहां पे दो हाइड्रोजन डाल दिए, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन। सपोज मैंने 10 हीलियम एटम डाल दिए, 10 हीलियम। व्हाट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज? हर एक हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं ना, तो 2 इंटू 10 20, और इलेक्ट्रॉन्स भी 20। तो अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा टोटल चार्ज मिलेगा इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इसलिए इसको क्वांटाइजेशन बोल रहे हैं ना हम लोग। हमने क्या बोला कि मैटर अल्टीमेटली फंडामेंटल लेवल पे किससे बना हुआ है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से, बराबर। तो कोई भी मैटर हो उसमें डिपेंड करता है कि कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5e इज नेगेटिव चार्ज, 5 प्रोटॉन है तो 5e इज पॉजिटिव चार्ज। तो सिंस प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल्स constituting matter, the charge on any object must be an integral multiple of plus e and minus e. अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुमको समझेगा जब तुम मोबाइल का चार्जिंग करते हो तो यही हो रहा है। चार्जिंग करते हो मतलब चार्ज ऑन दैट बैटरी इज इंक्रीजिंग इन मल्टीपल्स ऑफ ई, क्योंकि चार्जिंग करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स देना, तो उसमें जो बैटरी में चार्ज बढ़ रहा है वो इन मल्टीपल्स ऑफ ई है। गुड। देन ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया आपको, further charge on an object can be increased or decreased by E.
चार्ज इंक्रीज कर रहे हो तो मल्टीपल ऑफ ई में इंक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज होगा तो भी मल्टीपल ऑफ ई में डिक्रीज होगा, because during the process of charging or discharging an integral number of electrons can be transferred from one body to another. While charging you are transferring electrons from the supply to that battery. तो जब भी बैटरी चार्ज कर रहे हो तो बैटरी पे चार्ज बढ़ेगा इन मल्टीपल्स ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बस। So this is called as quantization of charge. So this phenomena of increase or decrease of charge in multiples of E is called as quantization of charge या फिर discrete nature of charge। हम अपनी मर्जी से चार्ज को स्प्लिट नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 1.6 into 10⁻⁻19 है, आधा आधा कर लो, नहीं होता आधा आधा। So it will always be in multiple of 1.6 into 10⁻⁻19। तो इस फेनोमेना को बोलते हो आप, क्या बोलते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो द फेनोमेना ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ चार्ज इन मल्टीपल्स ऑफ ई इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको फोटॉन्स में भी आएगा, लाइट में। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी देखने को तो हमको दिखता है कि लाइट कंटिन्यूअस है, लेकिन लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। मान लो अगर एक फोटोन है उसका एनर्जी 2 ईवी है। अभी ईवी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आगे आएगा। फिलहाल ईवी इज यूनिट ऑफ एनर्जी। एक फोटोन है और एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से जो भी फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी है 2 ईवी। तो अगर 100 फोटोन निकल गया तो कितना एनर्जी होगा, 200 ईवी, राइट। 101 हो गया तो 202। मतलब यहाँ पे फोटोन का एनर्जी बढ़ रहा है इन मल्टीपल ऑफ 2 ईवी। तो जब भी whenever increase और decrease is in multiple of some number, उसको बोलते हो क्वांटाइजेशन। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज किसका हो रहा है, चार्ज का, इन मल्टीपल ऑफ ई। तो इसको क्या बोलोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और वो फोटोन को क्या बोलोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, राइट। इसके उसको फोटॉन्स बोलते हैं, फोटॉन्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये था सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला बेसिक प्रॉपर्टी था एडिटिव नेचर, दूसरा था क्वांटाइजेशन, तीसरा है conservation of charges. Have you heard of something called as conservation of energy? सुना है? What is conservation of energy? Energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another. So similarly, you have something called as conservation of charges. Electric charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one part of the system to another part of the system, so that the total charge of an isolated system remains constant. जब भी आप मोबाइल फोन को चार्ज भी करते हो तो चार्जेस क्रिएट नहीं हुए, चार्जेस सप्लाई से वहां पे है। तो चार्ज एक पार्ट से या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होगा। चार्ज ना क्रिएट हुआ, चार्ज ना डिस्ट्रॉय हुआ, वो सिर्फ एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे गया या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे गया। तो दैट इज conservation of charges. Charges can neither be created nor be destroyed. They can just be transferred from one part of the system to another part of the system, या फिर from one body to another body. अब ये कहाँ काम में आएगा, इतना बेसिक लेवल कहाँ काम में आता है, क्वेश्चन आता है जेई में, जेडब्ल्यू और नेट में क्वेश्चन आया था। आपको ऐसा बोला था, आपके पास दो बॉल्स है, मैं पहले सिंपल लेवल का बताऊंगा फिर थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे उसमें। दो बॉल है, सेम साइज के हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं उसको, आइडेंटिकल बॉल्स। एक पे चार्ज है 100 कूलम और दूसरे पे चार्ज है 0 कूलम, मतलब दूसरा जो स्फीयर है दैट इज अनचार्ज्ड। नाउ यू टच बोथ ऑफ दिस एंड सेपरेट अगेन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज? एक बॉल पे, एक स्पीयर पे 100 कूलम चार्ज था, दूसरे पे 0 था। तो इनिशियल फोर्स कितना है, 0, क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, Q1 Q2 बाय R पर आता है ना। अब आपने दोनों स्पीयर्स को, और रिमेंबर बोथ स्पीयर्स आर कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं, मेटल से वो। यू टच बोथ ऑफ देम एंड टेक देम अपार्ट। लेट अस से यू कीप देम एट 1 मीटर डिस्टेंस। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स? 25
क्योंकि 100 कूलम और 0 कूलम जब तुमने कांटेक्ट में लाया टोटल चार्ज कितना हो गया 100 कूलम। और क्योंकि इंपॉर्टेंट दोनों स्पीयर का शेप साइज मटेरियल सेम था आइडेंटिकल थे तो आधा आधा ले जाते हैं वो। तो जो 0 था वो आधा लेके चला गया तो 50 एंड 50। तो Q1 50 Q2 50 और डिस्टेंस इज 1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ हम सीखेंगे आज। Q1 Q2 50 50 2500 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। तो 9 × 10⁹ इंटू 2500 ऐसा करते आना चाहिए आपको सॉल्व। 9 × 10⁹ 2500 का 100 निकाल के इसको दे दिया 10⁻11। 9 × 25 कितना होता है 225। तो 225 × 10⁻11 न्यूटन। ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, अभी और आएगा और आएगा। वन मोर क्वेश्चन दैट विल कम। अब हमारे पास तीसरा स्पीयर आ गया। तीसरा स्पीयर भी अनचार्ज था। वो गया, पहले को टच किया, दूसरे को टच किया और चला गया। अब बताओ कि ये दोनों में कितना फोर्स है। देखो पहले क्वेश्चन क्या था कि यू हैव वन स्पीयर 100 कूलम, another sphere identical 0 coulomb. You bring them in contact with each other, separate them. Then there's a third sphere. It comes in contact with first and then second and goes away. What is the total force between these two spheres? No. पहले 100 था फिर 0 था, 50-50 हो गया। तीसरा आया, उसके पास कुछ नहीं था, वो आया, पहले के साथ कांटेक्ट किया, 25 लेके गया, पहले बार कितना बचा 25। इधर आया, इधर 75 हो गया ना, 25 और 50 मिला के 75, आधा लेके गया, हाँ 37.5। और इसके बाद कितना है 25। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक्स नहीं पता होता है, इसके लिए फिर प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे, बट रिमेंबर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू। उसके लिए पता होना चाहिए चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पता होना चाहिए। चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों तीनों स्पीयर सेम साइज के हो ओनली देन चार्जेस विल बी डिवाइडेड इक्वली, राइट। तो बहुत बेसिक चीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो यू मस्ट नो दिस बेसिक थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल इफ टू बॉडीज, अभी ये तो आपने बहुत बार खुद ने ही एक्सपेरिमेंट किया होगा। ग्लास रॉड लिया, उसके ऊपर सिल्क का क्लॉथ रब कर दिया, होता है ना ऐसा। ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाता है, सिल्क क्लॉथ पे भी चार्ज आ जाता है। बिकॉज व्हेन यू, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक टू बॉडीज लाइक ग्लास रॉड एंड सिल्क एंड रब टुगेदर, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। तो इस केस में क्या होता है, ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब ये ग्लास पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, किसको ट्रांसफर कर दिए, सिल्क को, एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नहीं तो तुमने स्कूल में भी किया होगा, और स्केल लेते हो, पेपर के पास में रखते हो, पेपर अट्रैक्ट होता है, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम हेयर ऑयल टू दैट स्केल। गुड। तो ज्यादा नहीं है कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस में, इतना ही है। तो दिस वाज द थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी। अब जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो एज आई टोल्ड यू, जहां पे हम लोगों को ज्यादा थियरी है बस उतना ही पीपीटी था तो उतना ही था। नाउ विल गो टू पार्ट वेयर वी आर सपोज टू राइट डाउन। तो जस्ट टू सी हाउ मच यू रिमेम्बर। तो अब तक का, आज का अब तक का लेक्चर वी हैव वेंट थ्रू बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिर्फ क्या क्या देखना है, तो वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एडिटिव नेचर नंबर 2, क्वांटाइजेशन नंबर 3, कॉन्जर्वेशन। और जो फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फोर्स या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस।
अब इसका ही नोट्स में टाइटल कुछ और दिया होगा मैंने, तो डज नॉट मैटर रियली। फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट, और वो अभी मैंने अभी बताया आपको, ग्लास रॉड का और सिल्क का केस, व्हेन यू रब ग्लास रॉड विद सिल्क बोथ बिकम चार्ज, glass rod becomes positively charged and silk becomes negatively charged, and they start attracting each other. So experimentally what do we observe is, experimentally charged bodies attract each other. और ये जो चार्ज बॉडीज है, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद सम फोर्स। तो दो टाइप के फोर्सेस आते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो फोर्स कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर। लाइट चार्जेस क्या करेंगे? लाइट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बड़बड़ बंद करो। करंट्स में उल्टा होता है। करंट्स में उल्टा होता है क्या मतलब है? अभी देखोगे आप, वो अनफॉर्चुनेटली आपको 12th में आएगा, क्योंकि वो चैप्टर 12th में पूरा का पूरा। व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेडी करंट्स, फिक्स करंट की फिक्स वैल्यू है, यू हैव करंट्स विच आर मूविंग। तो अगर मेरे पास दो पैरेलल वायर्स है और दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब लाइक करंट्स है, these are like currents, जैसे लाइक चार्जेस प्लस प्लस माइनस माइनस, वैसे लाइक करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। दो लाइक चार्जेस क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट की रिपेल। दो लाइक करंट पता है क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो टू लाइक करंट्स अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और अनलाइक करंट क्या करते हैं? रिपेल। यहाँ पे अब वाई टू नो दिस, क्योंकि फोर्सेस का डायरेक्शन मैटर करता है। वो आएगा, थोड़ी देर में आएगा आज। तो चार्जेस, experimentally we see that charge bodies exert force on each other. Force can be attractive or repulsive. If you have like charges they will repel each other, and if you have unlike charges they will attract each other. तो ये तो तुम बता रहे हो। मैंने आपको बहुत बार बोला है, फिजिक्स में दो टाइप के स्टेटमेंट्स आएंगे। एक होता है क्वालिटेटिव, जो बताता है क्या हो रहा है। एक होता है क्वांटिटेटिव, तुमने बता दिया दो चार्जेस है, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, जो भी करेंगे, राइट। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, कितने अमाउंट में करेंगे, कितना फोर्स होगा, 10 न्यूटन होगा, 100 न्यूटन होगा, 200 न्यूटन होगा, 500 न्यूटन होगा। तो दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये पता होगा, अभी है सिलेबस में, तो मुझे रिपीट करवाना है। व्हाट इज कूलम्स लॉ? व्हाट इज कूलम्स लॉ? व्हाट इज कूलम्स लॉ? अगर मेरे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, और उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज R, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ है। इट इट टेल्स यू दैट द फोर्स बिटवीन two charges at rest, is directly proportional to किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, proportional to
square of distance between them. That is Coulomb's law. So Coulomb's law gives us what is the force between two charges at rest. It tells you that the force between two charges at rest is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between the two charges. So force is proportional to product of charges and force is inversely proportional to square of distance between the two charges. दोनों combine कर दिया तो force is proportional to Q1 Q2 by R square. और अगर मैंने proportionality का sign हटा दिया है तो मुझे लिखना पड़ेगा एक constant of proportionality. फिलहाल लिखता हूँ K Q1 Q2 by R square, where this K is constant of क्या ये is constant of proportionality. और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू उसकी कितनी है पता है? इसकी वैल्यू पता है? 9 into 10 raised to 9. नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो के यहां ध्यान दो, ये नहीं पता ना तो गए. वेरी बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन आया था वापस से JEE में और पता नहीं था के का वैल्यू. के का वैल्यू पता नहीं होने की वजह से गया और क्वेश्चन था सिंपल. के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन, दो चीजों पर डिपेंड करता है. एक तो तुम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो. अगर तुम ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो तो अलग वैल्यू आएगी. अगर तुम CGS यूज कर रहे हो तो अलग आएगी. और दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है. हम जब लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे ना, लॉज ऑफ मोशन में आप सीखोगे देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. अभी फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर मतलब जो बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं. फंडामेंटल मतलब मास है तो ग्रेविटेशन है, दैट इज फंडामेंटल. चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज फंडामेंटल. तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. चार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो पार्ट आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो तुम सीख रहे हो और एक होता है मैग्नेटिक जो तुम बाद में सीखोगे. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स. अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ क्योंकि इसके लिए चाहिए हमको, बाकी हम लॉज ऑफ मोशन में कवर करेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स के अपने कुछ प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अपने प्रॉपर्टी है और वीक न्यूक्लियर फोर्स के अपने प्रॉपर्टी है. हर किसका अपना रोल है. ग्रेविटेशनल फोर्स किस में होता है? बिटवीन टू मासेस. ग्रेविटेशनल फोर्स is always between two masses and gravitational force is always attractive. कभी सुना नहीं होगा आपने अर्थ ने मून को रिपेल कर दिया, कैसे नहीं होगा? फिर तो तुमको भी बोल देगा तू जा. मासेस में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता है. नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंफिनिटी. क्योंकि 1/r² है ना, 1/r². जिस फोर्स में अपॉन r² हो उसका स्पेशल नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ. क्या बोलते हैं उसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ. उसका मतलब ये होता है फोर्स डिस्टेंस के साथ कम होगा. डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो. तो जीरो कब होगा? फोर्स की वैल्यू जीरो कब होगी? फोर्स की वैल्यू जीरो कब होगी? इंफिनिटी पे. तो इसको बोलते हैं इनफिनाइट रेंज फोर्सेस. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफिनाइट रेंज फोर्स. इसका रेंज इंफिनिटी तक है, बराबर. सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजें अलग है. कॉमन क्या है? फॉर्मूला Q1 Q2 by r², M1 M2 by r². और अनकॉमन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर. और क्या अनकॉमन है? दो मासेस के बीच में कुछ मटेरियल है नहीं है, डज नॉट मैटर. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेम होता है. तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम. इंटरवेनिंग मीडियम मतलब दो मासेस के बीच में क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है.
तो ये जो के की वैल्यू ना, के की वैल्यू, इसलिए मैंने बोला के की वैल्यू डिपेंड करती है दो पैरामीटर पे। नंबर वन इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, तो डिपेंड्स ऑन, तो ये जो के तुमने लिखा, ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो तुमने लिखा है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो चीजों पे। डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम। दो चार्जेस के सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है, और हम आज ही देखेंगे कि सच में डिपेंड करता है। यू विल सी। करेक्ट। अगर आप SI सिस्टम यूज कर रहे हो, इफ SI system is used and surrounding is air or vacuum, surrounding is air or vacuum, तो उस केस में K की वैल्यू, और ये कैपिटल K है, ये आती है 1/4πε0, जहां पे ये ε0 को तुम बोलते हो तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और मैग्नेटिक फील्ड में उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और ये सॉल्व करने के बाद आता है 9 × 10⁹ तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बहुत काम की चीज है ये। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड एंड intervening medium, depends on the medium, surrounding medium of the charges। अगर ऐसा सिस्टम है और सराउंडिंग में एयर या वैक्यूम है, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, 9 × 10⁹ मतलब 1/4πε0, where ε0 is permittivity of free space, और ε0 की वैल्यू वो होती है 8.85 × 10⁻11 या -12, जो भी एक होगा चेक कर लेना, शायद -12 है। एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट आपको एग्जाम में दिया होगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दिया होगा आपको। गुड। अगर सीजीएस सिस्टम है, मैं आपको बोला ना एक क्वेश्चन था, पता ही नहीं था कि सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है। If CGS system is used and surrounding is air or vacuum, this K value is 1। गया, छूट गया, 3 का मार्क्स गया हाथ से, K की वैल्यू 1 होती है वहां पे। गुड, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। और ये कैपिटल के है क्योंकि भी स्मॉल के भी आने वाला है पिक्चर में। कैपिटल के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, स्मॉल के इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो अलग चीज है, ये अलग चीज। कैपिटल के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच अपीयर्स इन कूलम्स लॉ, और इस के की वैल्यू डिपेंड करता है ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड एंड द सराउंडिंग मीडियम, और इसका वैल्यू है 9 × 10⁹ if you are using SI system of units and if the surrounding medium is air or vacuum, और इसका वैल्यू है 1 if you are using CGS system of units and surrounding is air or vacuum। रहेगा याद, पक्का पक्का। गुड। तो कूलम्स लॉ, व्हाट इज कूलम्स लॉ, व्हाट इज कूलम्स लॉ? The force between two charges at rest is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, right? So F is proportional to Q1 Q2 by R square. F is equal to K Q1 Q2 by R square. K is constant of proportionality whose value depends on system of units used and the surrounding medium। अभी आ जाते हैं वो सराउंडिंग मीडियम का क्या रोल है, वो समझ लेते हैं। तो अगर आप अगला टॉपिक देखोगे, अगले टॉपिक में आपको ऐसा लिखा होगा रिलेटिव परमिटिविटी एंड, या फिर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। रिलेटिव परमिटिविटी वो ऑफ नहीं है, और है, और, तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ओके, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मैं डिटेल में बताता हूँ, लेकिन पहले तो एक चीज समझ लो। हमारे पास दो चार्जेस है, रेस्ट पे है, डिस्टेंस आर है, दोनों में कुछ फोर्स होगा, सम वैल्यू 10 न्यूटन। मान लो यही दो चार्जेस है, डिस्टेंस भी सेम है। अब इन दोनों चार्जेस को उठा के मैंने पानी में रख दिया, वाटर में रख दिया, फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई। अब कितनी हुई बाद में देखेंगे। फिर वही दो चार्जेस को उठा के केरोसिन में रख दिया, फिर उसी को उठा के माइका, मिका होता है ना, मिका सिंह नहीं, माइका मटेरियल के नाम बात कर रहा हूँ। फिर वही दो चार्जेस को उठा के सराउंडिंग में लेटर से ग्लास के अंदर रख दिया, पेपर में रख दिया। तो जो सराउंडिंग मीडियम होता है ना, वो फोर्स की वैल्यू चेंज करता है। तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग मीडियम, राइट। तो कितना फोर्स चेंज हुआ, ये बताने के लिए हमको एक पैरामीटर चाहिए जिसको तुम बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर उसको बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर तुमको नहीं समझा तो 12th का आपका दो टॉपिक गए, क्योंकि वो पूरा डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। कैपेसिटर जब सीखोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिमेंबर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges at rest is affected by surrounding medium, like water, glass, mica, etc. etc. ठीक है, जो भी होगा वो। फिर हम देखते हैं कि कितना फोर्स चेंज हो रहा है, चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे, तो दो केसेस लेंगे, दो चार्जेस लेंगे, सेम डिस्टेंस रहेगा, मतलब सम डिस्टेंस आर। पहले उसको मीडियम में रख के देखेंगे, फिर उसी दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे वैक्यूम में रख के देखेंगे, और दोनों फोर्स को कंपेयर करेंगे, राइट। सो लेट Q1 and Q2 be the two charges, at a distance r apart। तो दोनों चार्जेस में डिस्टेंस r है, kept in a medium with, मैंने अभी बताया आपको, मीडियम को हम कैसे डिस्क्राइब करोगे आप, एक मीडियम, फिर दूसरा मीडियम, फिर तीसरा मीडियम, फिर चौथा मीडियम, तो कैसे डिस्क्राइब करते हो मीडियम। हर एक मीडियम का अपना प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे एयर का डेंसिटी वन है ना। व्हाट इज वन, क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर का डेंसिटी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। वाटर का कितना है, 1000। पेट्रोल का कितना है, 900 समथिंग, डिपेंड करता है वो, है ना। लेडेड और अनलेडेड का अलग अलग होता है। मर्क्यूरी का कितना है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हर एक मीडियम को या हर एक मटेरियल को डिस्क्राइब करने के लिए आप कुछ ना कुछ एक पैरामीटर लेते हो। तो डेंसिटी एक पैरामीटर है, जैसे ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल डेंसिटी इज वन पैरामीटर, फॉर एग्जांपल कंडक्टिविटी इज वन पैरामीटर। अगर मुझे बताना है कि ये कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर है, तो मैं बोलूंगा इसका कंडक्टिविटी हाई है, इसका कंडक्टिविटी लो है, या इसका रजिस्टिविटी हाई है, इसका रजिस्टिविटी लो है। तो हर एक पैरामीटर, हर एक सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए तुम एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हो, बाकी कुछ नहीं है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, दिस इज ऑरेंज, दैट इज येलो, ये भी पैरामीटर है टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू मटेरियल्स। तो वैसे अभी मैंने बोला कि हम दो चार्जेस लेंगे, डिस्टेंस फिक्स कर देंगे, एक मीडियम में रखेंगे, फिर दूसरे मीडियम में रखेंगे। तो इन दोनों मीडियम को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए पैरामीटर चाहिए, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हमारे पास दो चार्जेस थे, Q1 Q2, एट रेस्ट एक डिस्टेंस कितना था r, इसको एक मीडियम में रख दिया। और ये जो मीडियम है, ये मीडियम कौन से टाइप का है बताने के लिए हम बोलेंगे केप्ट इन अ मीडियम विथ absolute permittivity, एप्सिलूट परमिटिविटी इप्सिलॉन।
तो ये जो एप्सिलॉन है ये हमको बताता है कि मीडियम कौन से टाइप का है। ये वाटर के लिए इसकी वैल्यू अलग आएगी, केरोसिन के लिए अलग आएगी, पेपर के लिए अलग आएगी। तो हर एक मीडियम को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, ये परमिटिविटी क्या है, ये परमेबिलिटी क्या है। मैं आगे बताऊंगा तुमको परमिटिविटी क्या है इन डिटेल। वो तुम तब तक वो समझ नहीं पाओगे जब तक तुमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं पता। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को 3 दिन और लगने वाले हैं। तो तब तक समझने के लिए, सिर्फ तब तक समझने के लिए, परमिटिविटी ऐसा पैरामीटर है जो सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज होता है, एक सब्सटेंस के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग। गुड, राइट। तो अगर मेरे पास दो चार्जेस है, दे आर केप्ट इन सम मीडियम, और परमिटिविटी कितना मीडियम का, एप्सिलॉन। तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन these two charges is given by some constant q1 q2 by r square। और जो सम कांस्टेंट है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन। जीरो मत लिखना, जीरो लिखा तो वो होता है एयर या फिर वैक्यूम। यहाँ पे हमने क्या बोला, एप्सिलॉन, तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। चार्जेस कहाँ रखे थे तुमने, एयर में कि मीडियम में, एयर में कि मीडियम में, मीडियम में। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन केप्ट इन मीडियम। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं। अभी एक काम करते हैं, इन्हीं दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे एयर में रख देते हैं या वैक्यूम में रख देते हैं। सो इफ दीज टू चार्जेस आर नाउ केप्ट इन वैक्यूम और एयर, इन वैक्यूम और एयर, देन, तो उस केस में जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो कब लिखते हो, जब सराउंडिंग मीडियम क्या हो, एयर या वैक्यूम। हर जगह पे नहीं लिख सकते। कब लिखते हो, वेन सराउंडिंग स्पेस इज एयर और वैक्यूम। Q1 Q2 by R। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। तो अगर मेरे पास दो चार्जेस थे, हमने उसको ऐसे मीडियम में रखा जिसका परमिटिविटी का वैल्यू एप्सिलॉन है, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर। वही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पे एयर में रख दिए या वैक्यूम में रख दिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन केप्ट इन मीडियम अपॉन फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन केप्ट इन वैक्यूम, 1/4 पाई एप्सिलॉन, बराबर ना। अभी आपके ऊपर है, 2 को 1 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज द सेम। सिर्फ वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो याद रखना। बताता हूँ कंफ्यूजन कैसे क्लियर होता है, वो बताता हूँ मैं। Q1 Q2 by R square upon 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। 4 pi Q1 Q2 R square कैंसल हो गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आ गया डिनोमिनेटर में। तो फोर्स when in medium upon force when in vacuum is epsilon 0 upon epsilon। हो गया, राइट। सिर्फ नोट्स में मैंने उल्टा लिखा होगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम लिखा होगा, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज द सेम, डज नॉट मैटर। तो ठीक है, अभी आप कंफ्यूज मत हो, मैं नोट्स के हिसाब से सिर्फ इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, बात एक ही है। अब ये जो रेशो आया, रेशो, इस रेशो को तुम बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको तुम बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। हमने क्या किया, हमने दो चार्जेस लिए, कहाँ रखा, मीडियम में रखा। फोर्स कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर। फिर क्या किया, वही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पे रखी, कहाँ पे, एयर में या वैक्यूम में। फिर फोर्स मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। फिर फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम को डिवाइड कर लिया, तो क्या मिल गया हमको, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो रेशो है,
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, बताओ डिफाइन कैसे करोगे सर? हाउ विल यू डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे? रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिफाइन करोगे? तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे? इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? किसका रेशियो है? दो डेफिनेशन है, दो, किसका रेशियो है? is the ratio of absolute permittivity of the medium to that of permittivity of free space. It is defined as the ratio of absolute permittivity of medium to that of permittivity of free space. Free space मतलब वैक्यूम होता है, permittivity of free space, या फिर or it is a ratio of force between two charges both of you. कल भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, या तो तुम जगह चेंज करो, बेटर ऑफ। और इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन इन वैक्यूम टू दैट ऑफ व्हेन इन मीडियम, और इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन इन वैक्यूम टू दैट ऑफ जल्दी बोलो, टू दैट ऑफ फोर्स व्हेन इन मीडियम। ऐसे था ना कि उल्टा लिखा? सेम है। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या है, किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ absolute permittivity of medium to that of permittivity of free space, or force between two charges in vacuum to that of force between the same charges in medium. Correct? Now that clear? Then यहाँ पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया आपके पास F वैक्यूम बाय F मीडियम इक्वल टू K, F वैक्यूम बाय F मीडियम इक्वल टू K, F vacuum by F medium equal to K. So what is force in medium from this equation? F vacuum by K. बराबर। तो अभी K का वैल्यू डिसाइड करेगा कि फोर्स मीडियम में ज्यादा कि वैक्यूम में ज्यादा। आपको पता होना चाहिए एयर या वैक्यूम को छोड़ के K की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए 1 से बड़ी होती है। सिर्फ K की वैल्यू 1 होती है एयर या वैक्यूम के लिए, otherwise it is always greater than 1. तो फॉर एग्जाम्पल फॉर वाटर, अगर मेरे पास मीडियम वाटर है तो K की वैल्यू होती है 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 80। व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब होता है उसका? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर, क्योंकि मीडियम यहाँ पे वाटर है, मीडियम कौन है यहाँ पे? वाटर है, मीडियम कौन है यहाँ पे? वाटर है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 80। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? क्या समझ में आया यहाँ से? एवरीथिंग हैज अ कंक्लूजन। तो तुमने क्या कंक्लूड किया इस इक्वेशन से? तुमको क्या समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा ना? ए इक्वल टू बी लिखते तो क्या मतलब होता है उसका? ए और बी की वैल्यू सेम है। ए बार इक्वल टू बी बार लिखते तो क्या मतलब होता है? ए बार और बी बार का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। ए बार इक्वल टू माइनस बी बार लिखते तो क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं पूछ रहा हूँ एफ वाटर इक्वल टू एफ वैक्यूम बाय 80 या फिर एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम बाय के, वेयर के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन? क्या समझा तुमको यहाँ से?
This is the key to a lot of answers. What is your understanding from this simple equation? Force between two charges when kept in water is 1 by 80th time of force between them when in vacuum. मतलब वही दो चार्जेस जो वैक्यूम में थे, अगर सपोज 8000 न्यूटन का फोर्स था, सपोज 8000 न्यूटन का फोर्स था, उन्हीं दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे उठा के पानी में रख दिया, कितना हो गया 8000 बाई 80, मतलब कितना कितना 100। मतलब ये हुआ कि 80 टाइम्स डिक्रीज हो गया फोर्स। मतलब ये हुआ कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम। और किसी कोई भी और मीडियम हो वैक्यूम या एयर छोड़ के, तो वहां पे फोर्स की वैल्यू कम ही होने वाली है, बराबर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास दो चार्जेस है, दोनों में फोर्स 10,000 न्यूटन का है, 10,000 न्यूटन लेटर से, फिर तुमने उसको दोनों चार्जेस को उठा के, अब ऐसा नहीं बोलते कि उठा के, वो बोलते हैं इफ दीज टू चार्जेस आर kept at the same distance but in a medium with dielectric constant 10 without disturbing any other thing, मतलब डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया तुमने, तो व्हाट इज द फोर्स इन दैट मीडियम? 10,000 बाई 10, मतलब कितना 1000। तो चार ऑप्शन में से अगर एक ही ऑप्शन है 10,000 से छोटा, तो वही आंसर आएगा, करेक्ट। तो रिमेंबर, फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस इज द मैक्सिमम। बाकी कोई भी मीडियम हो, कुछ भी हो, वाटर हो, केरोसिन हो, ग्लास हो, माइका हो, पेपर हो, कुछ भी हो, वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है? कम होने वाली है। वाटर में कितना कम हो गया? 80 टाइम्स कम हो गया, याद रहेगा पक्का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल के है, वो कैपिटल के था। और मैं वापस बोल रहा हूँ, ये स्मॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर नहीं याद रहा तो कैपेसिटर 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक गए, समझ में नहीं आएगा आपको कि यहाँ पे ये मटेरियल क्यों यूज किया हमने। तो याद रखो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने 11 में सीखा है, और बाकी हम लोग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड देखने ही वाले हैं बाद में। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम। For any other medium, the force between the same charges kept at same distance is always smaller, and it depends on which parameter, dielectric constant या फिर relative permittivity। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग है दोनों के। गुड, यहाँ तक क्लियर, बराबर। अब हम लोग हम चैप्टर नंबर 1 से अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके एसआई यूनिट की बात करते ही आए हैं। अगर आपको याद होगा, लेंथ, मास, टाइम, ये तो सब ऐसा है, सब सिस्टम में ये कॉमन प्रॉपर्टीज थे। और अगर आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 में 1 मीटर मतलब कितना लेंथ वो डिफाइन कर दिया था, 1 किलोग्राम मतलब कितना मास वो भी डिफाइन कर दिया था, है ना। 1 सेकेंड मतलब कितना टाइम वो भी डिफाइन कर दिया था। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू नो व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज? तो अगर आप देखोगे, अगला टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ, है क्या ऐसा, है ना। डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो बेसिकली आई वांट टू नो व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। जैसे मैंने पूछा 1 मीटर मतलब कितना, पर 100 सेंटीमीटर मत बताना, मीटर पहले डिफाइन हुआ, उसके पहले मतलब मीटर डिफाइन किया, फिर उसके 100 पार्ट्स कर दिए, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 सेंटीमीटर। So similarly, I want to know what is exactly the meaning of 1 coulomb charge। एक कूलम मतलब कितना चार्ज। तो फिर हम 1 कूलम चार्ज डिफाइन करने के लिए, कूलम्स नाम में ही है ना, कूलम 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 क्यों बोल रहे हो? कूलम्स लॉ से आता है, इसके लिए कूलम बोलते हैं उसको। तो अभी 1 कूलम मतलब कितना चार्ज डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कूलम लॉ यूज कर लेंगे। व्हाट इज कूलम लॉ? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर सराउंडिंग स्पेस क्या है, एयर या वैक्यूम,
अगर सराउंडिंग पे एयर वैक्यूम नहीं है, या तो इप्सिलॉन लिख लो या फिर इप्सिलॉन जीरो के लिख लो, दोनों में से एक बोलोगे। ऐसा क्यों? तो बताता हूँ ऐसा क्यों। कमिंग बैक टू दिस, दिख रहा है यहां से, व्हाट इज इप्सिलॉन? इप्सिलॉन जीरो के। तो जब सराउंडिंग मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं हो ना, तो क्या लिखोगे? इप्सिलॉन या फिर इप्सिलॉन जीरो के। और अगर सराउंडिंग मीडियम एयर और वैक्यूम हो गया तो क्या लिखोगे? के की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो क्या लिखोगे? इप्सिलॉन जीरो। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि सराउंडिंग सराउंडिंग मीडियम एयर या वैक्यूम है। इंपॉर्टेंट, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स है। हमको इस फोर्स के फॉर्मूला से डिफाइन करना है एक कूलम मतलब कितना चार्ज। मैं उल्टा करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो एक कूलम मतलब कितना डिफाइन करना है। एक काम करते हैं, इसको 1 कूलम बोल देते हैं। तो लेट Q1 एंड Q2 बोथ आर 1 कूलम। जैसे 1 मीटर मतलब कितना, तो मैंने बोला एक काम करो, ये स्टिक लेता हूं मैं, इसको 1 मीटर बोल देता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ कि मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो हमने वैसे ही किया, पहले 1 मीटर डिफाइन था, फिर वो डेफिनेशन फेल हो गया, फिर हमने 1 मीटर का डेफिनेशन चेंज कर दिया बाद में। व्हाट इज 1 मीटर बाय डेफिनेशन? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड्स। 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वैक्यूम में या एयर में, उसको बोलते हो 1 मीटर। पुराना डेफिनेशन वो नहीं था, पुराना डेफिनेशन था, एक रॉड बना दिया था, प्लैटिनम इरिडियम रॉड, उसके सारे के सारे डुप्लीकेट बनाए, हर जगह पे भेज दिए, आज से आगे ये 1 मीटर होगा। और होता क्या है, अगर हिमालय जैसी जगह में चले गए जहाँ ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, लेंथ ऑफ द रॉड डिक्रीजेस। हॉटर रीजन राजस्थान में चले गए, लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस। क्यों? थर्मल एक्सपांशन, चैप्टर नंबर 7 आएगा आपको बाद में। गुड, राइट। तो जो भी तुम यूनिट्स का डेफिनेशन बनाते हो, वो डेफिनेशन नंबर 1 शुड बी ग्लोबली एक्सेप्टेड। नंबर 2, इट शुड नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अभी 1 कूलम मतलब क्या, तो हम लोग मान लिए कि 1 कूलम, ये जो दो चार्जेस है वो 1 कूलम है, डिफाइन बाद में करेंगे। और एक काम करते हैं, डिस्टेंस को भी ले लेते हैं 1 मीटर। तो मैं अगर चार्जेस की वैल्यू को 1 मान रहा हूँ और डिस्टेंस को भी 1 ले रहा हूँ, तो फोर्स कितना हो गया? 1/4πε0, 1 × 1/1, बराबर। लेकिन ये वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁹ तो फोर्स कितना हो गया? 9 × 10⁹। अब डिफाइन करेंगे 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम is that amount of charge, which when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude, क्योंकि दोनों क्या थे? 1 थे, तो हमने क्या बोला? 1 कूलम, 1 कूलम is that amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude, मतलब ए भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। कहां पे? इन एयर। एक्सपीरियंस इज द फोर्स ऑफ, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? 9 × 10⁹मीटर। तो 1 कूलम चार्ज मतलब क्या है? एक चार्ज है, बराबर। जब इस चार्ज को तुमने दूसरे चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया एयर में, तब उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? 9 × 10⁹ तो ऐसे चार्ज को क्या बोलेंगे? 1 कूलम, राइट। गुड। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने उल्टा अप्रोच यूज किया है। हमको डिफाइन करना था 1 कूलम चार्ज, पता नहीं कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कूलम सौ तो पता है। तो एक काम करते हैं, हमको 1 कूलम चार्ज डिफाइन करना है ना, यूनिट चार्ज डिफाइन करना है ना। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज डिफाइन करना है, तो हमने क्या किया? Q1 Q2 की वैल्यू को 1 मान दिया और डिस्टेंस को भी 1 मान दिया, और ये 1/4πε0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कितनी हो गई? 9 × 10⁹ फिर हमने बोला कि चलो 1 कूलम वो चार्ज होगा जो दूसरे चार्ज से 1 मीटर पे है, और दूसरा चार्ज भी क्या है? सेम मैग्नीट्यूड का है, और दोनों में फोर्स कितना है? 9 × 10⁹ और कहाँ रखे हैं? एयर में। तो ऐसे चार्ज को जो सेम टाइप के चार्ज से 1 मीटर पे होने के बाद
इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोल दोगे 1 कूलम। देखो लिखा है वहां पे, क्या लिखा है, अच्छे से देखो क्या लिखा है। 1 कूलम इज दैट चार्ज, 1 कूलम is that charge which when placed at a distance of कितना डिस्टेंस of 1 meter from किससे, from another charge, और जो another charge था वो कैसा था, सेम मैग्नीट्यूड का था, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, और कहाँ रखा है ये तुमने, इन एयर और वैक्यूम एक्सपीरियंसेस, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस इज द फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यू। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। क्लियर। नाउ चैप्टर नंबर 2, 11th का चैप्टर नंबर 2, कौन सा चैप्टर, मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें 2 पार्ट थे, वेक्टर स्केलर और कैलकुलस। तो हमने वेक्टर और स्केलर में हमने डिफरेंशिएट किया था कि कौन से क्वांटिटी को तुम स्केलर बोलोगे, कौन से क्वांटिटी को तुम वेक्टर बोलोगे। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज which can be completely described by magnitude alone. For example, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में एक गाड़ी को 10 सेकेंड लग गए, तो 10 सेकेंड मतलब टाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। जिस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, उसको बोलते हो तुम स्केलर। पर ऐसे भी क्वांटिटीज है जिनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए तुमको चाहिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको बोलते हो वेक्टर्स, राइट। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। व्हाट इज फोर्स, वेक्टर की स्केलर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने अब तक, तुमने अगर यहाँ नोटिस किया होगा, नोवेयर हमने कहीं पे भी फोर्स की डायरेक्शन बताई ही नहीं। तो हम अब तक सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। तो मतलब हमने जो कूलम्ब लॉ देखा वो स्केलर फॉर्म, तो कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म भी होता है क्योंकि ओरिजिनली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे तो वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। गुड, वो हम करेंगे कल कंटिन्यू। So that's it for today.